आइए शुरू करते हैं आज जेआईबी पेपर 2 प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। ये न्यू सिलेबस 2025 के अकॉर्डिंग है। चैप्टर 1 सबसे पहले करेंगे मॉड्यूल का बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए कि ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। ये पूरा दिया हुआ है 9621836665। इस पे नोट्स और पीडीएफ के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, तो आपको टेलीग्राम आदि से जोड़ लिया जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम आते हैं हमारे बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप में बैंकिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। बैंकिंग आप सबको पता है कि ऑलरेडी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में जो है ये डिफाइन करी हुई है। तो ये देखिए, ये है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 किसमें दिया है? सेक्शन 5B में दिया हुआ है। बैंकिंग मतलब क्या होता है आपको पता है। बैंकिंग मतलब होता है कि जो भी डिपॉजिट होगा उसको हम फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एक्सेप्ट करेंगे, उसको लेंडिंग करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो भी हमें पैसा किससे प्राप्त होगा? पब्लिक से प्राप्त होगा। ये पैसा हम डिमांड पर वापस करेंगे या फिर जब चेक आदि के द्वारा ये विड्रॉल किया जाएगा तब वापस करेंगे, ठीक है। डिमांड और टाइम के हिसाब से चलता है, आपको ये बात पता है। जो भी व्यक्ति है, कोई भी अन्य व्यक्ति बैंकिंग टर्म को इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये बताया गया, ठीक है। जो कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को बैंक नहीं कह सकता है। और बैंक के लिए कम से कम शर्त क्या बताई गई है कि कम से कम फर्म जो होनी चाहिए उसमें 10 लोग होने चाहिए, ठीक है, 10 पार्टनर होने चाहिए और इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। तभी उसको बैंकर या बैंक कंपनी कहा जाएगा, अदरवाइज नहीं कहा जाएगा। इसके अलावा सेक्शन 5C में क्या कहा गया है? सेक्शन 5C में बताया गया है कि जो ये रहा सेक्शन 5C, इसमें ये बताया गया है कि बैंकिंग कंपनी जो भी काम करती है वो बैंक का काम सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग कंपनी ही कर सकती है इंडिया के अंतर्गत, ठीक है। सेक्शन 7(1) में कहा गया है कि कोई भी अन्य इंडिविजुअल या व्यक्ति या कोई भी कंपनी बैंकर या बैंकिंग कंपनी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। सेक्शन 7(1) और 7(2) में बताया गया है। इसके अलावा क्या क्या फंक्शंस हैं बैंक के, ये देख लीजिए। ये आप लोग को पता है, लेकिन एक बार बस पर्पस ऑफ एग्जाम हम देख रहे हैं इसको। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का काम है, चेक्स वगैरह कलेक्ट करने का काम है, रेमिटेंस का काम करते हैं, आर्टिकल्स की सेफ कस्टडी का काम करते हैं, सेफ डिपॉजिट लॉकर को हायर वगैरह करते हैं, जो आपको पता है आपके यहाँ सारा काम होता है, फॉरेन एक्सचेंज संबंधित काम करते हैं। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए एंड इस पर मैसेज कर दीजिए, जिससे कि हम आपको इसके पीडीएफ, शॉर्ट्स नोट या जो इसके माइंड मैप्स होते हैं वो प्रोवाइड करा सके, ठीक है। इसके अलावा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे किए जाते हैं इसमें, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। इसके अलावा लेटर ऑफ क्रेडिट और गारंटी वगैरह इशू करी जाती हैं। अब बात करते हैं बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप की। तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप में बताया गया है, किसमें बताया गया है? ये सेक्शन 3 में बताया गया है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है उसके सेक्शन 3 में ये बताया गया है कि बैंकर मतलब क्या होता है। बैंकर मतलब ऐसा व्यक्ति जो एज ए बैंकर बिहेव करेगा। कस्टमर मतलब क्या है? कस्टमर मतलब वो व्यक्ति जिसका बैंक अकाउंट उसके नाम से होगा किसी भी बैंक में, ठीक है, और उसको उस बैंक की फैसिलिटीज प्राप्त होंगी, ठीक है। जो भी कस्टमर का मतलब, देखिए कस्टमर कई तरह की चीजें कर सकता है। जैसे कस्टमर चाहे तो अपना सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, कोई भी अकाउंट या फिर लोन अगर लेगा तो भी उसको कस्टमर बोलेंगे, ठीक है। बैंकर और कस्टमर के बीच में किस तरह की रिलेशनशिप होती है? कई तरह की होती है। अब हम इसको नीचे डिटेल में देखें कितने तरह की होती है। देखिए ये अलग अलग प्रकार की रिलेशनशिप बताई गई है बैंकर और कस्टमर के बीच में। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ये देखिए रिलेशनशिप पहली है आपकी डेटर और क्रेडिटर की एक रिलेशनशिप हो गई, ठीक है। उसके बाद प्लेजर और प्लेजी की रिलेशनशिप होती है। फिर लाइसेंसर और लाइसेंसी की होती है। बेलर एंड बेली की होती है। हाइपोथिकेटर हाइपोथिकेटी की होती है। ट्रस्टी और बेनिफिशियरी की होती है। बिफोर मूविंग ऑन प्लीज मैं फिर आपसे कहूंगा कि प्लीज इस नंबर को नोट करिए एंड मैसेज करिए इस पर तुरंत, जिससे कि हम आपके साथ बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड कर सके आपको। इसके अलावा और क्या है? एजेंट और प्रिंसिपल की रिलेशनशिप होगी, एडवाइजर और क्लाइंट की रिलेशनशिप होगी, ठीक है। अभी इनको और डिटेल में आगे हम डिस्कस करेंगे धीमे धीमे। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है तो प्लीज थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। डेटर क्रेडिटर के रिलेशनशिप का क्या मतलब है? पहले तो डेटर क्रेडिटर भी होती है और क्रेडिटर डेटर भी बोल सकते हैं। डेटर क्रेडिटर का मतलब क्या है कि इसमें बैंक जो है वो एक डेटर है आपका, ठीक है। जब बैंक एक डेटर की तरह काम करेगा, कस्टमर एक क्रेडिटर की तरह काम, मतलब बैंक उधार लेने वाला हो जाएगा, कस्टमर उधार देने वाला हो जाएगा, ऐसा समझ लीजिए आप। क्यों? क्योंकि जब जो कस्टमर है अगर उसने अपना पैसा, कस्टमर ने अगर अपना पैसा जमा कर रखा है बैंक में, कस्टमर ने डिपॉजिट कर रखी है बैंक में पैसा, अब कस्टमर क्या हो गया? लेंडर हो गया, ठीक है। लेंडर भी हो गया और साथ ही साथ कस्टमर क्या हो गया? क्रेडिटर भी हो गया। और बैंक ने जो पैसा ले रखा है तो मतलब बैंक ने तो उधार ले रखा है ना, तो बैंक कौन हो गया? बैंक डेटर हो गया इस केस में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा?
बैंकर और कस्टमर के या डेटर और क्रेडिटर रिलेशनशिप इसको डिफाइन करेंगे आप। जो बैंक है वो उस पैसे को किसी भी तरह से यूज कर सकता है जिससे कि कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, और सॉरी बैंक को ज्यादा से फायदा हो सके। कस्टमर का तो फायदा उसने लिमिटेड फिक्स कर रखा है। कस्टमर जो है जब चाहे उस पैसे को एज ए डिमांड ले सकता है, और या फिर अगर चाहेगा तो वो उसको चेक वगैरह से निकाल सकता है, लेकिन बैंक उसको वॉलेंटरली अपने आप उस पैसे को कभी पे नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद बताया गया है डिमांड जो है वो किसी स्पेसिफिक मैनर में होगी। स्पेसिफिक मैनर में होने का मतलब क्या है कि डिमांड जो होगी वो आप मतलब कि चेक या ड्राफ्ट या विड्रॉल फॉर्म इसके माध्यम से निकालोगे। ऐसा नहीं है कि आपने फोन कर दिया कि भैया पैसे निकाल दो, हमारे तो पैसे आपके नहीं निकलेंगे। ठीक है, इसके बाद क्रेडिटर जो है वो उसके पास किसी मतलब कस्टमर जो है उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। उसने बैंक में पैसा जमा किया, उसे रसीद मिल गई, ऐसा नहीं है कि उसे डिपॉजिट पर कोई सिक्योरिटी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लॉ ऑफ लिमिटेशन कब तब तक नहीं शुरू होगा जब तक कि डिमांड नहीं रेस करी जाए। डिमांड रेस करी जाएगी तब लॉ ऑफ लिमिटेशन की बात आती है, तब तक बात नहीं आएगी। ठीक है, इसके अलावा जो डिमांड है वो एक प्रॉपर मैनर में करी जाएगी, हम पहले ही बता चुके हैं। जो कस्टमर है वो वर्बली डिमांड नहीं कर सकता है, ये सिर्फ टेलीफोन कॉल वगैरह से नहीं कर सकता, उसे चेक ड्राफ्ट विड्रॉल फॉर्म आदि इत्यादि देना पड़ेगा। जो डिमांड है वो वर्किंग डेज में ही कर सकता है, वर्किंग आवर्स में कर सकता है। ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा लिखा है सेक्शन 25 और 65 में, किसमें? एनआई एक्ट 1881 के अंतर्गत। इसके बाद अब उल्टी रिलेशनशिप हो जाएगी किसकी? क्रेडिटर और डेटर की रिलेशन। क्रेडिटर डेटर की रिलेशनशिप क्या होती है? मतलब कि ठीक उसका उल्टा। अब बैंक क्या कर रखा है? बैंक ने पैसा उधार दे रखा है कस्टमर को, तो बैंक कौन हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा। और कस्टमर जो इसमें बोरोवर है उसने उधार ले रखा है, तो वो कौन हो जाएगा? वो डेटर हो जाएगा। इसलिए इसको क्रेडिटर और डेटर की रिलेशनशिप बोलते हैं। अब तीसरी रिलेशनशिप आती है, बैंक क्या होगा यहाँ पे? एज ए ट्रस्टी काम करेगा। अच्छा, ट्रस्टी देखने से पहले आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पे प्लीज कॉल कर लीजिए या इस पे मैसेज कर दीजिए, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा। तो आपको पीडीएफ और शॉर्ट नोट्स के मिल जाएंगे, ऑल्सो माइंड मैप मिल जाएंगे। एंड वेरी सुन वी आर प्लानिंग फॉर अ प्रॉपर वेरी अफोर्डेबल एंड रीजनेबल पेड कोर्स, तो वो भी हम इसकी हेल्प से आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये रीजन दोबारा शुरू करने का यही है, जिससे कि हम आपको इसके बारे में बता सकें। ठीक है, अब ट्रस्टी वाले रिलेशनशिप में बात करी जाए, ट्रस्टी मतलब क्या हो जाएगा? अ ट्रस्टी इज अ पर्सन ऑफ फर्म दैट होल्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेट प्रॉपर्टी एसेट्स टू द बेनिफिट। मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब कहने का ये है कि ये जो बैंक है वो एज ए ट्रस्टी काम करेगा, तो वो उस जो भी प्रॉपर्टी या एसेट्स बैंक के पास होंगे वो उस कस्टमर के फायदे के हिसाब से उनको इस्तेमाल करेगा, जिससे कि कस्टमर को मैक्सिमम उससे, फॉर एग्जांपल आपने अपनी प्रॉपर्टी एज ए ट्रस्टी बैंक को ट्रस्टी बना दी और बैंक को दी, अब उस प्रॉपर्टी से मैक्सिमम रेंट यील्ड करने का काम किसका होगा? बैंक का होगा, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। बैंक को देखना होगा कि वो उसको कमर्शियली रेंट करे, रेजिडेंशियल पर्पज से रेंट करे, या डेली रेंट करे, या उसको 15 साल की लीज पर दे दे। तो ये सब कैसे हो, वो उसको मैनेज कर रहा है, तो बैंक यहाँ पे ट्रस्टी हो जाएगा। ट्रस्टी जो है वो बेनिफिशियरी के बिहाफ पर डिसीजन ले सकता है। ठीक है, जिससे इसको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। कस्टमर जो है वो अगर वैल्यूएबल या सिक्योरिटीज बैंक के पास सिर्फ रखता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो वो बेली के साथ साथ ट्रस्टी भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए किसी कस्टमर ने अपना कुछ सामान बैंक के पास रखा है, तो उस केस में बैंक बेली भी हो गया और ट्रस्टी होगा, दोनों चीजें हो गई। इस केस में इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, या एक पुरानी बात बताई है कि एक केस हुआ था ऐसा, ये हालांकि पूछा नहीं जाता बट पता होना चाहिए आपको। सुब्रमण्यम पिल्लई एंड अदर्स वर्सेस पलई सेंट्रल बैंक के अंतर्गत। ठीक है, इसमें क्या था कि किसी व्यक्ति ने कुछ लोगों ने 2,000 रुपए जमा किए थे बैंक में हर बार। ठीक है, किस लिए जमा किए थे? जिससे कि वो आगे चल के कार खरीद सके। लेकिन उससे पहले ही क्या हुआ कि बैंक जो है फेल हो गया, बैंक बंद हो गया। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि क्योंकि बैंक जो है इसमें उनका एज ए ट्रस्टी उसका पैसा अपने पास रखा था, इसलिए बैंक को प्रेफरेंशियल डेब्ट के रूप में, मतलब प्रेफरेंशियल मतलब पहले पैसा वापस करने पड़ेगा इन लोगों का जिनके 2,000 ले रखे। ये एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, वो बताया गया है। अब बात करते हैं बेली एंड बेलर रिलेशनशिप के बारे में। बेली और बेलर में क्या होता है? बेली और बेलर में जो बैंक होता है वो बेली हो जाता है और जो कस्टमर होता है वो बेलर हो जाता है। ये किसमें बताया गया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 148 में बताया गया है। बेलमेंट का मतलब क्या होता है? बेलमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर एक व्यक्ति जो होता है गुड्स डिलीवर करने की बात करता है अन्य व्यक्ति को फॉर सम पर्पस। जो व्यक्ति गुड्स डिलीवर करता है उसे बेलर कहते हैं, और जो व्यक्ति गुड्स प्राप्त करता है उसको बेली कहते हैं। ठीक है, तो बैंक ने गुड्स प्राप्त किए हैं तो बैंक बेली हो गया, और कस्टमर ने गुड्स उसको दिए हैं, उसको सरेंडर उसको डिलीवर किए हैं, तो कस्टमर क्या हो गया? बेलर हो गया। देने वाला बेलर हो गया, लेने वाला बेली हो गया। जब वो काम खत्म हो जाता है, जब वो पर्पस पूरा हो जाता है, तो बेली जो है यानी इस केस में बैंक जो है उसको वो गुड्स रिटर्न करने होते हैं, किसको? बेलर को। ठीक है, जो भी डायरेक्शंस बेलर के द्वारा दिए गए होते हैं उसके हिसाब से।
और इसमें देखिए बेल और बेली की कुछ ड्यूटीज डिस्कस कर लेते हैं। कहा गया है कि अगर किसी को खोए हुए गुड्स कुछ मिलते हैं, सेक्शन 71 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है, किसी को अगर खोए हुए गुड्स कुछ प्राप्त होते हैं तो भी उसे जो उसका ओरिजिनल ओनर है उसको वापस करने पड़ेंगे। और ये भी कहा गया है कुछ अगर इंक्रीमेंट उसमें, सपोज आपको एज ए बैंक एज ए बेली आपको बेलर ने कुछ जानवर दिए, अपने कैटल्स दिए रखने के लिए, अब बाद में वो कैटल्स मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, 2 से 1 काफ भी हो गया उसमें सपोज एक, तो अब 2 से 3 हो गए, तो आपने 2 लिखे थे लेकिन आपको जो बढ़ा हुआ है ना वो भी उनको वापस करना पड़ेगा, किसको, बेलर को, ये इसमें बताया जाता है। ठीक है, इसके बाद बैंक एज ए एजेंट भी काम करता है। एज ए एजेंट काम करता है मतलब क्या है कि बैंकर जो है, जो बैंक है वो अपने कस्टमर्स के लिए कुछ ऐसे काम करता है जो एक एजेंसी की तरह करता है, जैसे कि वो कस्टमर के बिहाफ पर सिक्योरिटीज वगैरह सेल करता है, मतलब जैसे डीमैट वगैरह काम जो होता है उसमें बैंक एज ए एजेंट काम करता है, या फिर बैंक एज ए आपके चेक वगैरह कलेक्ट करता है, आपके एज ए कस्टमर के बिहाफ पर ड्यूज वगैरह उनको रिकवर करता है, ये सब काम भी बैंक करता है। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब बवाल बैंकिंग क्लासेस ऑन यूट्यूब ऑल्सो। अब बात कर रहे हैं हम लेसर और लेसी वाले रिलेशनशिप की। लेसर और लेसी वाले रिलेशनशिप में कहा गया है कि लेसर और लेसी वाले बैंक इसमें एज ए लेसर होता है और कस्टमर लेसी होता है। देखिए बेली, बेलर, लेसर, लेसी ये सब आपको याद होना चाहिए क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर ही आता है जेआईबी में। ठीक है, जब कस्टमर जो है वो किसी का सेफ डिपॉजिट हायर करता है, कस्टमर ने सेफ डिपॉजिट लॉकर हायर किया किसी बैंक से, तो बैंक और कस्टमर के बीच अब क्या रिलेशन बन गया, लेसर और लेसी बन गया। बैंक क्या हो गया, लेसर हो गया, मतलब बैंक ने अपना डिपॉजिट उधार पे दे रखा और कस्टमर ने उसको ले रखा अपने किराए पे। ठीक है, तो जो बैंक हो गया इसमें लेसर हो गया या लाइसेंसर हो गया, और जो हायरर है मतलब जो कस्टमर है वो आपका क्या हो गया, लेसी हो गया या लाइसेंसी हो गया या टेनेंट हो गया। किराएदार बोल सकते हैं, लाइसेंसी बोल सकते हैं, और लाइसेंसर कौन है, जो बैंक है जिसने दिया हुआ है। ठीक है, अब अगला रिलेशनशिप आता है इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड का। बैंक क्या होता है, देखिए जब कोई भी काम अगर बैंक का सपोज फॉर एग्जांपल जैसे डेथ क्लेम सेटलमेंट है, अब उसमें क्या होगा कि अगर वो डेथ क्लेम सेटलमेंट किया जा रहा है तो जो बोरोअर है, जो कस्टमर है जिसको पैसा दिया जा रहा है डेथ का, वो पैसा वो उसके बदले में एक इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करता है। ठीक है, उस केस में अगर कल को कुछ गलती पाई जाती है या वो ओरिजिनली उसका हकदार नहीं था जिसने वो पैसा लिया है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति उस पैसे की फुलफिलमेंट करेगा, उस नुकसान की भरपाई करेगा। सिंपल शब्दों में इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट का यही मतलब होता है। ठीक है, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस। ठीक है, मतलब उसके द्वारा जो भी लॉस होगा उसका जो भी भरपाई होगी वो कौन करेगा, पहली पार्टी करेगी, इसका प्रॉमिस करता है। ठीक है, ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है जिसको सेक्शन 124 में बताया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत। बैंकिंग के केस में बताया गया है कि जो भी डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट हो, फिक्स डिपॉजिट रिसीट हो, उन सब में ये कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से चलता है। ठीक है, बैंक जो है वो इंडेमनिटी होल्डर कहलाएगा और जो कस्टमर है वो इंडेमनीफायर कहलाएगा, कस्टमर उसका फुलफिलमेंट करेगा इसलिए। ठीक है, उसके बाद ये कुछ रिलेशनशिप दिए हैं, इनको बहुत ध्यान से देखिए, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले इफ यू वांट। मैं आपको पीडीएफ जब आपके व्हाट्सएप नंबर पे, ये व्हाट्सएप नंबर ये दिया हुआ है, जब हम इस पर प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ तो भी आप इस पे देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये प्लीज को नोट कर लीजिए 9621836665। अब देखते हैं रिलेशनशिप के बारे में कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले बैंक में डिपॉजिट अगर बैंक में किया जा रहा है तो बैंक डेटर हो गया, बैंक ने उधार ले रखा, कस्टमर क्रेडिटर हो गया। लोन अगर बैंक से लिया जा रहा है तो बैंक क्रेडिटर हो गया, बैंक ने उधार दे रखा, कस्टमर ले रखा, डेटर हो गया। सेफ कस्टडी के केस में बैंक बेली हो गया और कस्टमर बेलर हो गया, क्योंकि कस्टमर ने आगे कहा मेरा सामान रखो, तो कस्टमर हो गया बेलर और बैंक बेली हो गया। लॉकर के केस में क्या हो गया, लॉकर के केस में कस्टमर आके आपके वहां सामान रख रहा है लेकिन आपने अपना लॉकर उसको दे रखा है, ऐसे याद रखिएगा। बेलर के केस में आपको कस्टमर ने सामान दे रखा है तो कस्टमर हो गया, लॉकर के केस में आपने लॉकर उसको दे रखा है तो आप लेसर हो गए, याद करने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, और कस्टमर क्या हो गया, लेसी हो गया। कलेक्शन ऑफ चेक में केस में बैंक जो है वो एक एजेंट की तरह काम करता है, कस्टमर प्रिंसिपल होता है। ड्राफ्ट अगर लिया जाए तो बैंक डेटर हो गया, क्यों, क्योंकि बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है ड्राफ्ट का जो उसने उसमें ब्लॉक कर रखा है, और कस्टमर क्रेडिट हुआ, कस्टमर ने उसको पैसा दे रखा है, भले ही उसको क्रेडिट, भले ही उसको कैश हो 3 महीने बाद कराएगा। पे अगर ड्राफ्ट के केस में बैंक क्या हो गया, ट्रस्टी हो गया, कस्टमर क्या हो गया, बेनिफिशियरी हो गया। प्लेज अगर करते हैं तो प्लेज के केस में बैंक जो है वो पॉनर है, बैंक पॉनर हो जाएगा और कस्टमर क्या हो जाएगा, पॉनी यानी प्लेजर हो जाएगा। इसके बाद
मॉर्गेज के केस में क्या होगा, मॉर्गेज के केस में बैंक आपका मॉर्गेजी हो जाएगा, कस्टमर मॉर्गेजर हो जाएगा। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के केस में बैंक एजेंट हो जाएगा, कस्टमर प्रिंसिपल हो जाएगा। अगर कस्टमर के बिहाफ पे सिक्योरिटी सेल या परचेज किया है तो कस्टमर एजेंट और सॉरी बैंक एजेंट और कस्टमर प्रिंसिपल हो जाएगा। अगर पैसा डिपॉजिट किया जा रहा है किसी के बिहाफ पे तो बैंक ट्रस्टी हो जाएगा, कस्टमर बेनिफिशियरी हो जाएगा। अगर आपका कोई गलती से कुछ आर्टिकल्स बैंक में छूट गए हैं तो उस केस में जो बैंक है वो ट्रस्टी है, कस्टमर क्या है, बेनिफिशियरी है। अगर शेयर्स वगैरह बेचे जा रहे हैं तो बैंक एजेंट है, कस्टमर प्रिंसिपल है। हाइपोथेकेशन के केस में, जैसे मॉर्गेज के केस में मॉर्गेजी बैंक है, मॉर्गेजर वो हो जाएगा। उधर हाइपोथेकेटी हो जाएगा बैंक, और हाइपोथेकेटर कौन हो जाएगा, कस्टमर हो जाएगा। ठीक है। ऑल्सो रिक्वेस्ट कि प्लीज 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 आप इसको देखिए, और ये आपका है व्हाट्सएप नंबर, इस पर तुरंत मैसेज करिए जिससे कि हम आप तक बेहतर सुविधाएं पहुंचा सकें। ठीक है। उसके अलग अलग प्रकार के डिपॉजिट प्रोडक्ट्स बताए गए हैं। उसके पहले आई रिक्वेस्ट कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो बवाल बैंकिंग क्लासेस के यूट्यूब को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करिए। अब बात करते हैं, ये चैप्टर बहुत लंबा होता जाए, डोंट वरी, मेरी कोशिश है कि हम हर एक चैप्टर को एक एक ही वीडियो में खत्म करेंगे, चाहे वो कितना भी लंबा हो जाए। ठीक है। और अभी ये फॉर्मेट हमने लॉन्ग रखा हुआ है, अगर आप चाहेंगे तो उस फॉर्मेट को और शॉर्ट भी कर सकते हैं। नोट्स को हम शॉर्ट नोट्स के थ्रू पढ़ा सकते हैं, बट सिंस अभी एग्जाम में टाइम है तो आई बिलीव कि आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके। अब डिपॉजिट वर्ड्स की बात करते हैं। बैंक में कई प्रकार के डिपॉजिट होते हैं, जैसे कि डिमांड डिपॉजिट हो गया, टाइम डिपॉजिट हो गया। ठीक है। डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट की बात करें तो क्या डिफरेंस है दोनों में, ये देखिए। पहली बार डिमांड डिपॉजिट जो होता है वो पेबल ऑन डिमांड होता है। टाइम डिपॉजिट जो होता है वो अपने आप एक एक्सपायरी ऑफ डिपॉजिट होता है, मतलब कि जैसे 10 साल का किया, 5 साल का किया, 18 महीने का, 9 महीने का, जितने टाइम का डिपॉजिट होता है उतने टाइम के बाद वो मैच्योर हो जाता है। डिमांड जब डिमांड होगा तब वापस होगा, तब तो वो सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा रहेगा। लो इंटरेस्ट रेट होता है डिमांड डिपॉजिट में, टाइम डिपॉजिट में हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है। क्यों? क्योंकि पीरियड वैरी करता है उस हिसाब से। डिमांड डिपॉजिट अगर करंट, सेविंग, ओडी, अनक्लेम डिपॉजिट सारे हो सकते हैं। टाइम डिपॉजिट आपका 7 दिन से लेके 120 महीने तक का टाइम हो सकता है। री इन्वेस्टमेंट का प्लान भी इसमें रहता है। डिमांड डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली पे किया जाता है, सेविंग आपको खैर क्वार्टरली हो जाता है। ठीक है। इंटरेस्ट जो है वो जनरली हर क्वार्टर में पे किया जाता है, किसमें, टाइम डिपॉजिट में। हर बैंक का भी कुछ कुछ फर्क आता है, ऐसे भी आपने रिजल्ट सुना होगा, ICICI बैंक ने अपना बढ़ा दिया था मिनिमम एवरेज बैलेंस, तो ये RBI ने इसमें छूट दे रखी है, सब कुछ वो नहीं है। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग इसको देखिए और इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए 9621836665, जिससे कि हम आपसे अपना टेलीग्राम लिंक शेयर कर सकें, और उसके बाद आप लोग इसको बेहतर तरीके से आगे पढ़ सकें। क्या क्या फीचर्स होते हैं डिमांड डिपॉजिट, इसके डिमांड डिपॉजिट क्या फीचर्स होते हैं। पहली बात देखिए, सेविंग बैंक डिपॉजिट। तो सेविंग बैंक डिपॉजिट सबको पता है, इसको मैं नहीं पढ़ाने वाला, आपको पता है सेविंग डिपॉजिट क्या होता है, ये दोबारा बताने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप बैंक में JIB की तैयारी कर रहे हैं तो सेविंग डिपॉजिट पढ़ने का मतलब नहीं है। करंट डिपॉजिट को पता है कि उसमें ब्याज नहीं मिलता है, मेन चीज ये होती है, बाकी सब सेविंग की तरह ही होता है। ठीक है। फिर टाइम और टर्म डिपॉजिट की बात करते हैं। फिक्स डिपॉजिट में आपको पता है कि फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, 7 दिन से लेकर के 120 महीने तक का हो सकता है। बाद में रीइन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, अगर रीइन्वेस्टमेंट नहीं होगा 10 साल से ऊपर होगा, वो पता है कि कहाँ जाएगा, RBI में चला जाएगा, डेफ फंड में चला जाता है। ठीक है। जो भी इसमें ये बताया गया है 15 दिन से लेकर के 3 ईयर्स तक, ये डिपेंड करता है विड्रॉल पीरियड में। ठीक है। फिर रिकरिंग डिपॉजिट आपको क्या पता है, रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे आप बार बार पैसे जमा करते हो, दैट कुड बी मतलब आप उसको फिर रिटर्न आप उसका साल में, 6 महीने में, 2 साल में, 10 साल में, जैसा चाहो वैसा ले सकते हो। वो अकाउंट खोलते वक्त आपको ध्यान देना पड़ता है। जब आप अकाउंट खोलते हो तो ये देखें, वाइल ओपनिंग द अकाउंट जो पर्सन है उसके बात पे एग्री करना होता है कि वो कितना फिक्स्ड अमाउंट हर महीने में जमा करेगा सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है। और उसके बदले मैच्योरिटी पे उसको क्या मिलेगा। ठीक है। डिपॉजिटर जो है वो अपना अकाउंट पहले भी क्लोज कर सकता है, बट उसमें क्या होगा कि इंटरेस्ट का थोड़ा लॉस हो जाएगा, जितना इंटरेस्ट हुआ सिर्फ उतना ही मिलेगा आपको, दैट टू वो भी सेविंग वाले पे चला जाता है। ठीक है। जो अकाउंट है वो पर्सनल इंडिविजुअली भी खोल सकता है, जॉइंटली भी खोल सकता है किसी और के साथ भी, या गार्डियन के नाम में भी माइनर के लिए खोला जा सकता है, ये इसमें बताया गया है। ठीक है। रिकरिंग डिपॉजिट जो है उसमें उसके भी कई टाइप होते हैं, जैसे कि एक होता है होम सेफ अकाउंट या मनी बॉक्स अकाउंट, फिर क्यूमुलेटिव कम सिकनेस डिपॉजिट अकाउंट, और एक होता है होम कंस्ट्रक्शन डिपॉजिट स्कीम सेविंग अकाउंट। ये सब बहुत रिलेवेंट नहीं, ये सब नहीं पूछा जाता है। ठीक है। फिर बात करते हैं कासा अकाउंट की। कासा मतलब क्या होता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट। तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट आपको पता है कि सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है बैंक के लिए। जो कासा होता है अगर वो ज्यादा है तो बैंक बहुत सस्ते में लेंड कर पाता है, मतलब उसका मार्जिन बढ़ जाता है। भाई टाइम डिपॉजिट में तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, बट जो कासा है उसमें आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इसीलिए बैंक कोशिश करता है कि उसका कासा डिपॉजिट ज्यादा से ज्यादा हो। कासा का एक्रोनिम है करंट अकाउंट, करंट एंड सेविंग अकाउंट। ठीक है।
इसका ये बैंक इसमें बोला गया बेसिकली वेस्ट एशिया साउथ एशिया में ज़्यादा यूज़ होता है। बैंक यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ फंड्स जो है वो इन्हीं में लेते हैं, जिससे कि वो सस्ते में लोन दे सकें या लोन भले ही महंगे दे दें, उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सके। ठीक है, कासा डिपॉजिट जो है ये वो अमाउंट होता है जो कि बैंक के करंट और सेविंग अकाउंट्स में आता है। करंट अकाउंट्स जो भी होते हैं उनमें सेविंग अकाउंट जो भी होता है उसमें इंटरेस्ट रेट जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। करंट अकाउंट में जीरो ही होता है, सेविंग अकाउंट में थोड़ा ज़्यादा होता है और टाइम डिपॉजिट में उससे भी ज़्यादा होता है। फिर री इन्वेस्ट इन डिपॉजिट अकाउंट, ये स्पेशल टर्म डिपॉजिट होता है। ये एक होता है री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट अकाउंट, ये स्पेशल एक टर्म डिपॉजिट एक तरह का होता है, मतलब टाइम डिपॉजिट होता है। ये प्लान इसमें क्या है, एक तो इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, एक तरह से टू फोल्ड इनकम का काम करता है। इसका टाइम पीरियड 6 महीने से लेकर 10 साल तक हो सकता है और जो भी डिपॉजिटेड अमाउंट रहता है प्लस इंटरेस्ट ये बोरोवर को, मतलब कस्टमर को सॉरी, दिया जाता है, बोरोवर को नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या, हाइब्रिड डिपॉजिट और फ्लेक्सी डिपॉजिट। हाइब्रिड डिपॉजिट और फ्लेक्सी डिपॉजिट जो होते हैं उनमें डिमांड और टर्म डिपॉजिट दोनों के जो फीचर्स हैं वो कंबाइन रहते हैं। ठीक है, ये इसकी खास बात है। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर लीजिए यूट्यूब पे, और इसको थोड़ा सा फैला के इसको बवाल मचा दीजिए बिल्कुल एकदम। ठीक है, एनआरई और एनआरओ में क्या डिफरेंस होता है ये देख लीजिए, ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, एनआरई और एनआरओ में फुल फॉर्म देखिए। पहले नंबर, एनआरई मतलब होता है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, एनआरओ मतलब होता है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। एनआरई में क्या होता है, ये जो इसमें एनआरई अकाउंट में जो भी एनआरआई पर्सन है वो अपनी फॉरेन अर्निंग्स जो है वो इसमें डाल सकता है। एनआरओ में वो ऐसा नहीं कर सकता, एनआरओ में वो उस पैसे को मैनेज कर सकता है। ठीक है, एनआरओ में फॉरेन से पैसा आ सकता है बट एनआरओ में बेसिकली पैसा जो है उसका हमेशा इंडियन रुपीज में ही रहेगा। एनआरई में ऐसा नहीं, एनआरई में फॉरेन करेंसी में, डॉलर्स में, यूरो में, पाउंड्स में ऐसे रहेगा। ठीक है, इंटरेस्ट जो भी एनआरई अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट प्राप्त होगा वो इंटरेस्ट फ्री होगा, मतलब उसमें सॉरी टैक्स फ्री होगा, और एनआरओ अकाउंट में जो होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एनआरई वाला जो पैसा होता है उसको रिपैट्रिएट कर सकते हैं, मतलब इंडिया के बाहर ले आ सकते हैं। जो एनआरओ वाला होता है उसमें कुछ लिमिट्स होती हैं, एक लिमिटेड अमाउंट क्या रहती है, क्योंकि वो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट हो चुका है तो उसको एकदम से पूरा रिपैट्रिएट नहीं किया जाता, उसकी लिमिट्स अलग होती हैं। एनआरई अकाउंट जो होता है वो दो एनआरआई मिलके खोल सकते हैं। एनआरओ अकाउंट में आप इंडियन सिटीजन के साथ भी खोल सकते हैं, दो एनआरआई भी खोल सकते हैं या फिर किसी इंडियन सिटीजन जो के साथ में खोलते हैं, मतलब जनरली ये फैमिली का लोग खोलते हैं। जैसे कोई लड़का बाहर जॉब कर रहा है, उसने अपने फादर के साथ या वाइफ के साथ ऐसे अपना एक ज्वाइंट अकाउंट खोल लिया तो उसके लिए एनआरओ अकाउंट होता है। और एनआरओ में फॉरेन से सैलरी भी आ सकती है बट दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपीज। ठीक है, उसके बाद डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए बताया गया है कि एनआरई में क्या होता है, फॉरेन करेंसी डिपॉजिट होगी और जो विड्रॉल है वो इंडियन करेंसी में हो सकता है। बट एनआरओ में जो डिपॉजिट है वो फॉरेन और इंडियन दोनों करेंसी में हो सकता है, लेकिन विड्रॉल सिर्फ और सिर्फ इंडियन करेंसी में होगा। ये खास बात है। ठीक है, एक्सचेंज रेट का रिस्क एनआरई में ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि उसमें पैसा डॉलर का डॉलर में ही रहता है। एनआरओ में कम होता है क्योंकि उसमें तो रुपीज में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए सिंपल है, वो तो कॉमन सेंस की बात है। सर्विसेज टू कस्टमर एंड इन्वेस्टर्स, अब बात करते हैं कि बैंक क्या क्या सर्विसेज देता है। तो देखिए, पहली बात तो बैंक क्या करता है, मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज। मर्चेंट बैंकिंग का क्या मतलब है, मर्चेंट बैंकिंग का मतलब है कि आपका जो भी ये आईपीओ वगैरह आते हैं, आईपीओ, एफपीओ, ये सब जो आते हैं ना, ये अंडर राइटिंग, मर्जर एक्विजिशन, मतलब एमएनए बोलते हैं, ये सब काम किस में आता है, मर्चेंट बैंकिंग में आता है। ठीक है, असली बैंकिंग तो यही है भाई। उसके बाद तो ये बताया गया क्या क्या चीजें आती हैं उसके अंदर, मार्केटिंग, अंडर राइटिंग, मर्जर एक्विजिशन, एडवाइजरी सर्विसेज, ये आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पोर्टफोलियो सर्विसेज, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, आपकी मर्चेंट बैंकिंग के अंतर्गत आती हैं। आई रिक्वेस्ट कि प्लीज 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 आप लोग जाइए और इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जिससे आपको उसके नोट्स मिल सकें, शॉर्ट्स जो उसके शॉर्ट नोट्स हैं वो मिल सकें, इनके माइंड मैप्स भी आपको इसी नंबर से मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल से जोड़ लिया जाएगा। तो हमारा प्लान है बहुत जल्दी कि हम लोग एक वो ला रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, पेड कोर्स लाएंगे, लेकिन जो लोग टेलीग्राम से ऑलरेडी जुड़े हुए रहेंगे उनको उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप लोग मतलब 15 अगस्त से पहले पहले इस चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल। थैंक यू सो मच आप लोग का सपोर्ट के लिए, एंड डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, तो हम लोग कहाँ पर थे, ये ठीक है। तो मर्चेंट, जो व्यक्ति मर्चेंट बैंकिंग करेगा वो उसको क्या बोलेंगे, मर्चेंट बैंकर बोलेंगे। ठीक है, जो भी इशू मैनेजमेंट वगैरह काम में ऐड होगा वो मर्चेंट बैंकर कहलाएगा।
तो मर्चेंट बैंकर के क्या क्या काम होंगे? मर्चेंट बैंकर के काम में बताया गया सिक्योरिटीज को प्राइवेट प्लेसमेंट करना, डीलरशिप, सैटेलाइट डीलरशिप वगैरह, इंटरनेशनल ऑफरिंग, डिपॉजिट रिसिप्ट वगैरह, एसडीआर वगैरह जो होते हैं ना उनको मैनेज करना। उसके अलावा जो रुपी टर्म लोन होगा उनका सिंडिकेशन, स्टॉक ब्रोकिंग का काम, इंटरनेशनल फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज, ये सारे काम देखना किसमें आएगा? मर्चेंट बैंकिंग में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं लीज फाइनेंसिंग की। लीज फाइनेंसिंग क्या होता है आपका? लीज फाइनेंसिंग आपको पता है कि मतलब कोई भी अगर हमने असेट किराए पर दे दिया, दैट इज कॉल्ड लीज फाइनेंसिंग। शॉर्ट में हिंदी में इतना समझ लीजिए। लीज फाइनेंसिंग का मेन मतलब क्या है कि जो भी इसमें सोर्स ऑफ पेमेंट होगा वो कहाँ से आएगा? वो ओनर का जो एसेट्स है उसके थ्रू आ रहा है। ठीक है, जो ओनर है एसेट का उसको लेसर बोलेंगे। मतलब ज्यादातर इसमें क्या है, कोई व्यक्ति है सपोज, अच्छा ऐसे समझ लेते हैं जैसे किसी व्यक्ति ने एक क्रेन ले ली। ठीक है, अब उसने क्रेन किसी को दे दी चलाने के लिए, भाई किसी कंपनी को। अब अगर ऐसे कोई क्रेन खरीदने जाएगा तो आई गेस 50 लाख 60 लाख की आती होगी, 1 करोड़ की मान लेते हैं। लेकिन किराए पे लेगा तो कितना किराया लेगा? 1 लाख 2 लाख 5 लाख महीने में। तो 5 लाख में उसको किराए पे मिल गई, तो उसको क्या बोलेंगे? लीज फाइनेंसिंग बोलेंगे, ऐसा समझ लो। ठीक है, या जो आपकी बैंक की जो प्रीमाइसेस वगैरह होती हैं वो सब भी लीज पर ही होती हैं। तो वो ओनर, बैंक उसका ओनर नहीं बन गया, बैंक ने उसको किराए पे ले रखा है। ठीक है, तो बैंक उसमें लेसी हो गया, लेकिन जिसने दे रखा है वो क्या हो गया? वो लेसर हो गया। ठीक है, बताया गया है। तो जो असेट्स होंगे वो जो ओनर है मतलब जो लेसर है वो उन असेट्स को किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर दे रहा है। ठीक है, जो लेसी है वो उसके बदले में उसको किराया देगा। जो पेमेंट होगा पीरियोडिकल रहेगा, मतलब मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, जैसा भी तय किया जाए। लीज फाइनेंसिंग में ये बताया गया है कि लीज फाइनेंसिंग के अंतर्गत जो लेसी है उसके पास उन एसेट्स का राइट रहेगा, ओनरशिप रहेगी। देखिए, लीज फाइनेंसिंग के अंतर्गत जो लेसी है उसके पास उसका राइट, उसको यूज कर लेगा। लेसी मतलब जिसने ले रखा है किराए पर, जो बैंक है, जो व्यक्ति से किराए पे ले रखा है, जिसने क्रेन किराए पे ले रखी है, वो उसको उसको यूज तो कर लेगा बट ओनरशिप उसके पास नहीं रहेगी। ओनरशिप किसके पास रहेगी? लेसर के पास रहेगी, जिसने वो चीज किराए पर दी है। ठीक है, लेसर के पास ये ऑप्शन भी, लेसर के पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि बाद में उसकी हो जाएगी। वो चाहे तो ले सकता है बट कंपलसरी नहीं है कि उसकी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एडवांटेज ऑफ लीज फाइनेंसिंग से पहले आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप 9621836665 इस पर मैसेज करिए तुरंत, जिससे कि आपको टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा सके, आपको बेहतर बेनिफिट्स उसके प्राप्त हो सकें। क्या क्या एडवांटेजेस हैं ये देख लीजिए। एडवांटेज क्या क्या होते हैं लीज फाइनेंसिंग के? लेसर को क्या एडवांटेज है? एक तो रेगुलर इनकम उनको प्राप्त होती है और टैक्स में बेनिफिट होता है, ये तो हो गए लेसर को प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट का मतलब क्या है कि जो भाई जो इसकी ओनरशिप है वो तो लेसर के साथ है ना, ओनरशिप तो लेसर के पास है उसकी, तो जो टैक्स बेनिफिट है वो भी लेसर को प्राप्त होंगे। मतलब मान लीजिए अगर उस पर किसी प्रकार की छूट, कोई सब्सिडी कुछ भी है तो वो किसको? लेसर को प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, लेसी को क्या फायदा है? लेसी को टैक्स ऐसे फायदा है, लेसी को भी टैक्स बेनिफिट है बट वो अलग तरह से। मतलब लेसी को ये फायदा है कि जो जो कंपनी है वो उसको कम, एक तो उस पर भाई उसका खर्चा कम हो गया ना, वो एक्सपेंस में आ गया उसका। जब एक्सपेंस में आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके हिसाब से टैक्स पड़ेगा। अभी 1 करोड़ की चीज आप खरीदो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन आप 5 लाख किराया दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि कम टैक्स देना पड़ेगा। तो लेसी को भी इसमें टैक्स का बेनिफिट हो गया। उसके साथ ही साथ क्योंकि ये किराए पे ले रखा है इसलिए इसमें जो सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है वो कंपेरेटिवली सस्ता हो जाता है। और जो सपोज 1 करोड़ की चीज थी, आपने 5 लाख की किराए पर ले ली, अब क्या हुआ उसमें 95 लाख जो बच गए उसको आप अपने प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल कर सकते हो ना। अदरवाइज आपको 1 करोड़ रुपए आपका मशीनरी में ही फंस जाता, ये फायदा है। ठीक है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं लीज फाइनेंसिंग के देख लेते हैं। पहली बात तो लेसर को क्या डिसएडवांटेज है? डबल टैक्सेशन, जो इसमें सेल्स टैक्स होता है वो 2 बार चार्ज आता है। कैसे? एक बात तो जब आपने परचेज किया असेट तब, और दूसरा जब आपने उसको किराए पर दिया तो 2 बार सेल्स टैक्स चार्ज हो गया। अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो वो नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि आपने जो लीज का रेंटल था, जो किराया था, वो तो फिक्स कर दिया, लेकिन महंगाई हर बार चेंज हो रही है, बढ़ रही है, तो इस केस में, इन्फ्लेशन केस में भी नुकसान होता है। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन आई अगेन रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप लोग ये जा करके इसको वो कर लीजिए। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। हाँ, इसको प्लीज आप लोग ये व्हाट्सएप नंबर जो है इसको आप लोग देख लीजिए, रख लीजिए बिल्कुल, और जल्दी से इस पे मैसेज कर दीजिए सो दैट हम आपको टेलीग्राम से जोड़ सकें। ठीक है, उसके बाद लेसी को क्या डिसएडवांटेज है? ओनरशिप का। पहली बात तो यह है कि जो लेसी है वो किराया तो देगा लेकिन उसका मालिक नहीं बन पाएगा। कब? लीज खत्म होने पर। कंपल्शन क्या है लेसी को? जो फाइनेंस लीज होगी वो नॉन कैंसिलेबल होती है, मतलब भले ही आप एसेट को यूज ना करो बट वो लीज कैंसिल नहीं होगी, आपको किराया रेंट देना ही देना होगा हमेशा, जब तक कि वो वैलिड है लीज तब तक। ठीक है, ये डिसएडवांटेज है लेसी को।
प्लास्टिक मनी क्या होता है ये भी हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है प्लास्टिक मनी मतलब आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चार्ज कार्ड, वीजा कार्ड, एटीएम कार्ड, ये सब क्या हो गया, प्लास्टिक मनी हो गया। इसको हम डिस्कस करके टाइम नहीं खराब करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो आप उसको पॉज करके देख सकते हैं और चाहें तो आप उसको नोट्स में भी देख लीजिएगा। बट ये हम जरूर कहेंगे प्लीज इस नंबर पर आप लोग तुरंत मैसेज करिए एंड गेट योर सेल्फ एनरोल्ड इनटू अ पेड कोर्स, जो कि बहुत अफोर्डेबल होने वाला है। आप लोग गेस भी नहीं कर सकते, बहुत सस्ता होने वाला है वो आप लोग के लिए, जो लोग पहले से मेंबर रहेंगे उनके लिए, ठीक है। इसके बाद रेमिटेंस सर्विसेज की बात करते हैं। ये आप सबको पता है रेमिटेंस सर्विसेज क्या क्या होती हैं। तो रेमिटेंस सर्विसेज में आपकी जो भी आ रही हैं वो हम यहाँ पे सारी बता देते हैं, ठीक है। एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ये सब क्या है, रेमिटेंस सर्विसेज है ना। इसके अलावा यूपीआई, ये यूपीआई, एपीएस यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, ये सारी चीजें आपकी रेमिटेंस सर्विसेज हैं। इसके बाद लास्ट हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करते हैं। बैंक को गवर्नमेंट भी इस्तेमाल करती है अपनी स्कीम्स को प्रोपगेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उनको जनता तक पहुंचाने के लिए। तो पीपीएफ स्कीम के लिए जैसे बैंक इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। एनपीएस में बैंक इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। इसके बाद सीजीएस, एससीएसएस, आरबीआई के बॉन्ड्स वगैरह के लिए, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के लिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए, अटल पेंशन योजना के लिए, इन सभी सब काम कौन देख रहा है, बैंक ही तो देख रहा है। इसके अलावा थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी बैंक सेल करता है। आपको पता है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे कि आपका डीमैट अकाउंट वगैरह हो गया, ठीक है। डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, 3 in 1 अकाउंट, मतलब उसमें ट्रेडिंग अकाउंट भी रहेगा, सेविंग करिए। प्राइवेट बैंक से कोटक वगैरह बहुत करते हैं इसको। म्यूचुअल फंड के लिए, लाइफ इंश्योरेंस के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, ये सब थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हैं जो कि बैंक करता है। बिफोर मूविंग ऑन आई वंस अगेन रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप इस पर तुरंत मैसेज करिए 9621836665, ठीक है। सेफ कस्टडी एज और ट्रस्टीशिप सर्विसेज, ये भी इनका एक सर्विस होती है। बैंक और बैंकर्स जो होते हैं वो मतलब बैंक्स और बैंकर्स के प्रति जो पब्लिक होती है उसका बहुत ट्रस्ट होता है, ठीक है। इसको भी ये बताया गया है। तो बैंक इसलिए क्या ऑफर करते हैं, एक सर्विस ऑफर करते हैं, पब्लिक कॉन्फिडेंस उनके पास है इसलिए, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रस्टीशिप सर्विस बोलेंगे। मतलब कि आपका कोई भी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट वगैरह हो उसको बैंक कहना है हम अपने पास रख लेंगे, क्योंकि आपको तो हम पर भरोसा है, हम लोग तो अच्छे लोग हैं। तो एक ट्रस्टीशिप सर्विसेज इसको समझ लीजिए आप, ठीक है। इसके अलावा बैंक जो सेफ डिपॉजिट लॉकर वगैरह देख रहा है वो भी ट्रस्टीशिप सर्विसेज में आते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, एस्क्रो अकाउंट आप ऐसा समझिए, सपोज 2 लोग हैं ए और बी, उनको कोई डील करनी है। अब ए को लगता है कि मैंने अगर काम इसका कर दिया व्यक्ति का तो मुझे ये पैसे, मान लीजिए इसने कल को नहीं, मतलब 100 रुपए देने, सपोज किसी को ए ने बी से कहा कि आप मुझे $100 million दोगे फॉर सर्टन पीस ऑफ वर्क। अब ए को लगता है कि अगर मैंने वो काम पहले कर दिया तो मेरे, मान लीजिए इसने पेमेंट डिले कर दिया, नहीं दिया तो नुकसान हो जाएगा। और बी को लगता है मान लो मैंने पेमेंट पहले कर दिया और इसने काम ना किया तो मेरा पैसा फंस जाएगा। वहां पर आता है बैंक, बैंक वहां पर बीच में आता है। और बैंक क्या करता है, बैंक कहता है भाई हमारे पास आप एक एस्क्रो अकाउंट खोल लो, ठीक है। बैंक उसको अपने पास एक एस्क्रो अकाउंट खोलता है और उसके बदले में, उस एस्क्रो अकाउंट के बदले, ये एस्क्रो अकाउंट खोला, उसमें क्या करेगा, बी जो है $100 million पहले से जमा कर देगा, और ए क्या करेगा जब उस काम को कर देगा तो उसकी गारंटी ले रहा है बैंक कि हम आपको देंगे $100 million, और बैंक उस $100 को पेमेंट कर देगा। तो एस्क्रो अकाउंट एक तरह से एक ऐसा अकाउंट होगा इसमें ए और बी दोनों ही अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। ए ने काम कर दिया तो उसको पेमेंट मिलना पक्का है, और अगर बी ने काम करवा ले तो पेमेंट उसे देना ही पड़ेगा, बिकॉज बैंक बीच में एज ए गारंटी समझ लो एस्क्रो अकाउंट जिसमें पैसा पहले से पड़ा हुआ है, कुछ था पैसा, बहुत अच्छी चीज होती है, ठीक है। ये ज्यादातर आईपीओ उसमें भी यूज होता है, पता है, जब गारंटी वाला काम होता है उसमें भी यूज होता है। एस्क्रो सर्विसेज डॉक्यूमेंट्स के लिए भी दी जाती हैं, मतलब कि जब कभी कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि पार्टीज बोलती हैं कि हम सर्टेन काम पूरा करने के बाद हम आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे, या जब तक ये काम रहेगा तब तक सर्टेन डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलेगा, तो वो काम भी एस्क्रो, मतलब सिर्फ कैश नहीं देखा जाए तो अन्य चीजों में भी एस्क्रो सर्विसेज यूज होती हैं। ट्रस्टीशिप में कहा गया बैंक जो है वो ट्रस्टी सर्विसेज प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को। एग्जीक्यूटिवशिप में कहा गया बैंक जैसे विल्स वगैरह होती है ना, मतलब वसीयतनामा, इनको भी एग्जीक्यूट करवाने का काम करता है। जैसे कोई कस्टमर अपनी बिल बनवा के बैंक के पास रख गया तो उसकी मृत्यु के बाद उसको कौन एग्जीक्यूट करवाएगा, बैंक एग्जीक्यूट करवाएगा। ये बहुत लंबा चैप्टर हो गया। आई होप यू लाइक द सेशन, एंड इतना मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जल्दी से जाइए और इस नंबर पर 9621836665 इस पर तुरंत व्हाट्सएप करके मैसेज करिए, जिससे कि आपको टेलीग्राम से जोड़े। एंड ट्रस्ट मी, हम लोग बहुत जल्दी एक बहुत बढ़िया कोर्स लाने वाले हैं, और वो कोर्स आप लोग को बहुत फायदा देने वाला है और बहुत अफोर्डेबल रीजनेबल प्राइसिंग पर होगा। और जो लोग पहले से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े होंगे उनको उसके लिए स्पेशल ऑफर कूपन कोड प्रोवाइड किया जाएगा। ये पूरा कोर्स एक व्हाट्सएप से, यूट्यूब से अलग चलेगा, और सब बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से होगा। विद इन टाइम लिमिट आपका पूरा कोर्स खत्म किया जाएगा। आई होप यू लाइक द सेशन। डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड लेट मी नो योर कमेंट्स इन द your feedback in the comment section. Thank you so much for your valuable time.